Dear students, welcome to my YouTube channel Biology by दीपक नैन। आज हम 10th क्लास साइंस की एनसीईआरटी बुक से जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो लास्ट पार्ट है, जो 5th पार्ट, वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। लेस elaborate than in animals as plants are less active। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज़्यादा विख्यात तो नहीं है, ज़्यादा इनके अंदर नहीं पाया जाता जैसा कि एनिमल्स में होता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दियर लीव्स। जो फूड है प्लांट्स में वो लीव्स में तैयार किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट आल्सो हेल्प इट टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन। जो ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है जैसे लंग्स में होता है, सेम उसी प्रकार का जो ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ जो सिस्टम है इनके अंदर, वो हर एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूजन से ये दे देता है। अदर मटेरियल्स विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, अदर मटेरियल्स आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम सोइल। और जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स वो मिट्टी से अवशोषित करते रहते हैं जड़ों के माध्यम से। कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल्स टू शॉर्ट डिस्टेंसेज अकर थ्रू डिफ्यूजन। कुछ दूरी तक तो जो डिफ्यूजन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग गैसेज के एक्सचेंज में। व्हाइल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ए नीड फॉर ए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अराइजेज। जबकि लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एक जरूरत पड़ती है। यदि हम डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट रहे तो हमने जैसे पिछले पार्ट्स में भी डिस्कस किया था कि अकेला डिफ्यूजन बहुत एक स्लो प्रोसेस होती है और काफ़ी टाइम ले लेती हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है जो प्लांट्स में दो कंडक्टिंग टिश्यू करते हैं, जिसमें जाइलम और जो फिलोएम है वो आ जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये प्लांट है और प्लांट के अंदर हम देख सकते हैं वाटर और जो मिनरल्स हैं वो रूट्स के द्वारा जो पौधा अवशोषित करता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि जो फूड है, फूड जो फोटोसिंथेसिस बनता है उसको अलग अलग लीव्स से अलग अलग भागों में फिलोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि वाटर है जो वो जाइलम ट्यूब्स के द्वारा अलग अलग भागों में भेजा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सबसे पहले जाइलम का काम है वो देखते हैं। तो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स। कुछ ट्यूब्स का आपस में मिला हुआ कुछ जाल होता है, नेटवर्क होता है, और ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों मिलके ये नेटवर्क बनाती हैं। और कहाँ से, रूट्स, स्टेम और लीव्स में ये नेटवर्क फैला होता है। फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल विच रीच ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये एक कंटिन्यूस, एक लगातार सिस्टम बनाती हैं जो कि पौधे के अलग अलग भागों में फैला हुआ होता है। रूट प्रेशर क्या होता है? सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयंस। एक्टिवली मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो आयंस हैं आसपास के सराउंडिंग सॉइल में वहां से वो ले लेती हैं, जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंसंट्रेशन का। जैसे ही आयन सेल के अंदर, रूट की सेल के अंदर आते हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। जबकि सोइल के अंदर है वो वाटर की कंसंट्रेशन पहले से हाई है, जिसकी वजह से वाटर अंदर मूव करता है और मूव करने की वजह से एक रूट प्रेशर है वहां पे क्रिएट हो जाता है। वाटर दैट एंटर इनटू द रूट्स फ्रॉम द सोइल एलिमिनेट्स दिस डिफरेंस एंड मेकिंग द कंसंट्रेशन इक्वल। और अब क्या होएगा, जो वाटर है आसपास के वातावरण से जैसे एंटर करेगा तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो कम हो जाता है। हैंस देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम फ्रॉम द सोइल दैट क्रिएट्स ए कॉलम ऑफ वाटर पुशिंग इट अपवर्ड। इसके माध्यम से स्टेडी का मतलब एक लगातार मूवमेंट होती रहती है वाटर की रूट के जाइलम से, कहाँ से, इनटू द रूट जाइलम फ्रॉम द सोइल, सोइल से रूट के जाइलम में होती रहती है। और इसकी वजह से कॉलम का मतलब है एक जो खड़ी जो ट्यूब है वाटर के, इसकी जो प्लांट वेसल्स है, वेसल्स ट्रैकिड वेसल्स है, उनके अंदर वाटर है ऊपर की तरफ मूव कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो भी एक अनदर स्ट्रेटजी होती है जिसके द्वारा प्लांट में काफी दूर तक जो वाटर है वो भेजा जाता है। अपवर्ड इन द जाइलम
ओवर हाईएस्ट पॉइंट, जो पीक तक पॉइंट, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 100 मीटर की हाइट तक भी पहुंचे होते हैं और उसमें जो पीक पॉइंट है बिल्कुल लास्ट तक रूट से जो पानी अब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको टिप तक पहुंचाने का काम है वो ट्रांसपिरेशन पुल भी करता है। और इसमें क्या करता है ट्रांसपिरेशन, जैसे लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटा से, वो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता रहता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मेनली थ्रू स्टोमेटा। तो ये ट्रांसपिरेशन कराता है जिसके अंदर वाटर है वो अपर पार्ट होते हैं जो प्लांट के पत्ते वगैरह हैं उनसे उड़ता रहता है। वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। लीफ के अंदर जो जाइलम वेसल है उनसे जो वाटर है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि जो स्टोमेटा में वाटर है वो उड़ जाता है तो जो सेल है वहां पे आसपास की सेल से पानी खींचती हैं। Evaporation of water molecule from the leaves cells create a suction transpiration pool which pulls water from the xylem cells of the root। और इससे जो इवेपोरेशन होता है वाटर मोलिक्यूल्स का लीफ से, उससे एक सक्शन, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जो सक्शन है फिर वो खींचता है वाटर को कहाँ से? जाइलम की सेल से। और जाइलम की सेल से ये रूट्स में स्टेम में जहाँ भी होती हैं वहां से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? Absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the root to the leaves। तो वाटर तो साथ साथ में ऊपर मूव करता ही है, कुछ डिजोल्ड मिनरल्स होते हैं उनको भी वाटर के साथ साथ ऊपर खींच लिया जाता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपिरेशन में वाटर उड़ता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे ठंडा रहता है। मेंटेन्स ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस, इसके माध्यम से जो आयंस है उनको लगातार लीव्स में पहुंचाया जाता है। रिमूव्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, साथ में कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी वाटर प्लांट से हटाया जाता रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे ही जो स्टोमेटा है लीफ के अंदर, इनसे वाटर बाहर की तरफ उड़ता है तो आसपास के जो सेल्स हैं स्टोमेटा के, वहां से वाटर स्टोमेटा के अंदर खींचा जाएगा। उसके बाद लीफ के अंदर जो भी जाइलम की वेसल्स हैं उसमें से वाटर खींचा जाता है, फिर वो जाइलम वेसल्स जो स्टेम की जाइलम वेसल से वाटर खींचती हैं। इस तरीके से एक यहाँ पे सक्शन बनता रहता है, वैक्यूम बनते रहते हैं और उसी वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। एक्टिविटी देखते हैं हम ट्रांसपिरेशन के लिए। टेक 2 स्मॉल पोट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ द सोइल। हमने 2 पोट्स लेने हैं, 2 गमले लेने हैं जिनके अंदर लगभग जो सेम साइज के हों और उनके अंदर सेम ही मिट्टी आए। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, एक के अंदर हमने पौधा रखना है। प्लेस ए स्टिक, दूसरे के अंदर हमने क्या रखनी है? एक सेम हाइट की एक स्टिक है, एक डंडी है, वो रख देनी है दूसरे पोट के अंदर, गमले के अंदर। कवर द सोइल इन बोथ द पोट्स विद ए प्लास्टिक सीट, दोनों के अंदर जो भी पूरे गमले हैं हम उनको क्या करना है? प्लास्टिक की जो थैली है उससे ढक देना है ताकि जो मॉइस्चर है वो बाहर ना निकल पाए। मिट्टी के ऊपर भी रख देनी है। और कवर द बोथ सेट, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक विद द प्लास्टिक सीट एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट। तो साथ में तो हमने मिट्टी को भी ढक देना है प्लास्टिक सीट से और साथ में पौधों को भी ढक देना है और जो डंडी लगाई है, स्टिक लगाई है, उसको भी ढकना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेज, क्या हमने दोनों केसेज में कुछ डिफरेंस का पता लगता है? तो हम इसको डायग्राम से थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे। जैसे यहाँ पे पॉलिथीन से पूरा रैप कर रखा है, एक जगह पे स्टिक को और एक जगह पे प्लांट को। और यहाँ से जब हम रेस्पिरेशन देखेंगे तो वो ज़्यादा किस पोर्शन में मिलेगा? वो प्लांट वाले पोर्शन में ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर के वेपर्स हैं वो लगेंगे। और यहाँ पे हैं जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत कम लगेंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन करता रहता है और आयंस वगैरह वो साथ साथ में इसके साथ में मूव। ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी को समझने के लिए ये जो प्रोसीजर है, जो एक्टिविटी है वो दी गई है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरे सब्सटेंस हैं और जो फूड है वो कैसे मूव करता है वाटर के अलावा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट सुगर और फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम। तो जो मूवमेंट होती है शुगर की
खासकर जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, दूसरे सब्सटेंस है, वाटर को छोड़ के, मिनरल्स को छोड़ के, उनको फिलोएम के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा फिलोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, कुछ दूसरे पदार्थ हैं उनको भी ये भेजता है, जैसे हार्मोन, प्लांट हार्मोन होते हैं, वो भी फिलोएम के द्वारा ही भेजे जाते हैं। These substances are specially delivered to the storage organ of the roots, fruits, seeds and growing organs. ये जो सब्सटेंस होते हैं वो स्टोरेज ऑर्गन के पास भेजे जाते हैं, जैसे रूट्स में कोई स्टोरेज ऑर्गन है जो कि फूड को स्टोर करके रखता है, या फिर फ्रूट के पास भी भेजे जा सकते हैं, सीड के अंदर भी भेजे जा सकते हैं, और ग्रोइंग ऑर्गन्स है वहां पे भी इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, ये फिलोएम की कंपोनेंट होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव का मतलब छलनी होता है, पोर जिसके अंदर हो, तो सीव ट्यूब्स के माध्यम से इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। इनके पास में ही कंपेनियन सेल होती हैं, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन है, दोनों डायरेक्शन में किया जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द ट्रांसलोकेशन इन फिलोएम इज मेनली अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन है वो एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है एटीपी से। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोल सकते हैं, विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू काजिंग द वाटर टू मूव इन इट, जिसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर है इन टिश्यू में एंटर करता है, और द प्रेशर जो बनता है यहाँ पे मूव्स द मटेरियल इन द फिलोएम टू टिश्यू विद द लेस प्रेशर, और जो ये प्रेशर बनेगा तो उससे जब जहाँ पे कम प्रेशर है वहाँ की तरफ जो फूड है वो आगे की आगे मूव करता हुआ चला जाता है। तो ये एक मास फ्लो हाइपोथेसिस है जो कि 11th क्लास में मिलेगी, तो वहाँ पे इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म मिलता है कि जो ट्रांसपोर्ट है फूड का फिलोएम के माध्यम से वो कैसे होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जो एक्सक्रीशन मतलब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेसेस होती रहती हैं उनके दौरान जो बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। एक्सक्रीशन के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो अमोनिया है, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है, जो कि बॉडी से बाहर अपने आसपास के वातावरण में जो वाटर होता है उसमें वो डिफ्यूज कर दिया जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में भेज दिया जाता है। गिल्स यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्वेटिक एनिमल्स में ही जो गिल्स हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। बर्ड्स हैं जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में। जो यूरिक एसिड है उन जीवों में ज़्यादा बनता है जिसमें कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और इसको रिमूव करने के लिए वाटर की अमाउंट बहुत कम चाहिए होती है, जबकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। मैमल्स हैं वो यूरिया को सिक्रीट करते हैं, इसलिए वो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जिनमें यूरिक एसिड बनता है तो उनको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जबकि अमोनिया जिनमें सिक्रेट होता है उनको अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ओस्मोरेगुलेशन, बैलेंसिंग ऑफ आयंस आल्सो डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बॉडी के अंदर अलग अलग आयंस होते हैं, कैटायन एनायंस, उनकी मात्रा को बनाए रखने का काम भी ओस्मोरेगुलेशन जो प्रोसेस कहलाती है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही होता है। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड है उनसे नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो बनते हैं। और इसमें जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल्स, लैंड्स, इनके अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी मटेरियल का काम करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। जबकि जो मैमल्स होते हैं, मोस्ट एम्फीबियंस होते हैं, शार्क और कुछ बोनीफिशिस, उसमें यूरिया है वो सिक्रीट किया जाता है बॉडी से बाहर। जबकि जो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अमोनिया को सिक्रीट किया जाता है। तो ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हम देख सकते हैं प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से ही बनते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको देखते हैं डिटेल में। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है, ह्यूमंस में किसका बना होता है, ए पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ा किडनी का होता है, एक जोड़ा यूरिटर्स का होता है जो कि यूरिन जो बनता है किडनी में उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है। एक यूरिनरी ब्लैडर होती है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और एक यूरिथ्रा होता है जो कि यूरिन को आउटसाइड द बॉडी रिमूव करता है। तो जो किडनी की लोकेशन है हम बॉडी के अंदर वो देख सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं। और जब हम किडनी को
डिटेल में उसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, उसको काट के देखते हैं, तो अलग अलग जो पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसको रीनल पेपिला और अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, रीनल कोर्टेक्स, बाहर वाले रीजन को कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाला जो रीजन होता है उसको मेडुलरी रीजन बोला जाता है। उसके बाद जो भी यूरिन फॉर्मेशन होती है वो इन यूरिनरी जो अलग अलग मेडुला रीजन है और कोर्टेक्स रीजन है, इनके अंदर नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। और इनके अंदर हम देख सकते हैं जो आर्टरीज हैं और वीन्स हैं, इनको रीनल आर्टरी और रीनल वीन्स नाम दिया गया है। ये ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो लेके आता है, और जब फिल्टर हो जाता है ब्लड तो वापस इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए भेज दिया जाता है। और यूरिटर है, जो जितना भी यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाया जाता है। तो सबसे पहले किडनी के बारे में देखते हैं। जो प्रत्येक किडनी है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सोयाबीन के आकृति की होती है, और ये रेडिश ब्राउन कलर की इसका जो रंग होता है, और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। रीनल आर्टरी है जो वो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। इम्प्योर ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इसके अंदर, जबकि जो कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस इनटू द किडनी, जो किडनी के अंदर वेस्ट सब्सटेंस हैं वो लेके आती हैं। जबकि जो रीनल वेन्स हैं वो प्योरीफाइड जो ब्लड है जब फिल्टर हो जाता है तो उसको वापस बॉडी पार्ट्स में लेके जाया जाता है। दे कंटेन नेफ्रॉन एज दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इन लार्ज नंबर। इनके अंदर काफ़ी सारी संख्या में नेफ्रॉन होती हैं, जो कि अलग अलग जगह पे उनके पार्ट्स में यूरिन को इसको ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो जो नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है, मतलब जो किडनी है वो इन्हीं नेफ्रॉन की मिलकर बनती हैं। प्रत्येक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टीनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं नेफ्रॉन को ही, वो काफ़ी सारी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती हैं प्रत्येक किडनी में। 2 मिलियन मतलब 20 लाख के आसपास जो नेफ्रॉन है वो एक किडनी में पाई जाती हैं। एक दोनों दोनों किडनी में पाई जाती है। 10 लाख एक किडनी में, 10 एक में, तो 1 मिलियन एक किडनी के साथ पाई जाती हैं। नेफ्रॉन का जो साइज है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती हैं ये। टोटल लेंथ ऑफ ऑल नेफ्रॉन, यदि सारी नेफ्रॉन को आपस में मिला दिया जाए तो लगभग 60 किलोमीटर की लेंथ है वो बन जाती है। और हम देख सकते हैं 60 किलोमीटर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। और ये सारे ट्यूब्स हैं वो एक छोटे से एरिया में किडनी के अंदर ही उनको ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूरिन इसको ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक छोटी सी जगह में ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजेबल सब्सटेंस स्पेशली वाटर एज द कंटेंट मूव थ्रू देम। तो इनका काम क्या होता है ट्यूब्यूल्स का, ये यूजेबल सब्सटेंस होता है, जो यूरिन एक बार फिल्टर हो जाता है तो उसमें से जो भी काम की चीज़ें हैं उसको वापस एब्जॉर्ब कर दिया जाता है जब वाटर इनमें से मूव करता है। स्ट्रक्चर जो होती हैं नेफ्रॉन की, उनके अंदर मेनली दो भाग होते हैं, एक बाउमैन कैप्सूल और एक रीनल ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले बाउमैन कैप्सूल देखते हैं। ये थिन वॉल्ड पतली परत का सिंगल सेल्ड थिक बोलते हैं इसको। सिंगल सेल्ड थिकनेस एक हमने जो कैपिलरीज है वहां पे देखा था इसे पिछले पार्ट के अंदर, और यहाँ पे भी वन सेल थिक है जो कि बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो लेयर है वो पाई जाती है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये क्लोज्ड बंद होती है। फोल्डेड का मतलब एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। एक्सपेंडेड इनटू ए कप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बाहर की तरफ एक कप लाइक स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। स्पेस इनसाइड द बाउमैन कैप्सूल इज नोन एज बाउमैन स्पेस। इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको बाउमैन स्पेस बोला जाता है। बाउमैन साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर को दिया था। तो बाउमैन कैप्सूल इनक्लोजेज ए क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनका एक झुंड पाया जाता है जिसको ग्लोमुलर्स बोला जाता है। बाउमैन कैप्सूल और ग्लोमुलर्स दोनों को मिलकर मालफिजियन कैप्सूल या फिर रेनल कैप्सूल या फिर मालफिजियन बॉडी भी इसका नाम दिया जाता है। पूछ लिया जाता है मालफिजियन बॉडी किससे मिलता है, बाउमैन कैप्सूल और उसके अंदर जो भी ग्लोमुलर्स हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा है, उन दोनों को मिला के बोलते हैं। तो ग्लोमुलर्स क्या है, ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स द ब्लड इनसाइड द ग्लोमुलर्स एफरेंट वेसल्स। एफरेंट वेसल्स है जो ब्लड है वो लेके आती है इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर, और ब्लड वेसल्स टेकिंग द ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमर्स, जो इससे दूर लेके जाती हैं, मतलब फिल्टर होने के बाद उसको ई फ्रेंट वेसल्स नाम दिया गया है। ए फ्रेंट और ई फ्रेंट दो नाम है। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स में मेनली जो ब्लड को
में से जो फिल्ट्रेट निकलता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। हाईली फोल्डेड होती है ये, और बाउमेन कैप्सूल के पास होती है, इसलिए इसको प्रोक्सिमल बोला जाता है। प्रोक्सिमल मतलब पास में, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, जो अलग अलग जगह पे काफी सारे जिसके अंदर कंस्ट्रक्शंस हो। बोथ द बाउमेन कैप्सूल एंड द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट लाई इन द कोर्टेक्स, जो हमने कोर्टेक्स किडनी का बाहर वाला रीजन देखा था वहां पे प्रेजेंट होती हैं ये। लूप ऑफ हेनले, ये सेकंड ट्यूब्यूल्स है, जो कि सेकंड पार्ट होता है रेनल ट्यूब्यूल्स का, जो कि रेनल मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रीजन होता है, अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है किडनी के। और इसके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसके अंदर एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। जो नीचे की तरफ आता है उसको डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जाता है उसको, जो हम स्ट्रक्चर उसमें भी देखेंगे नेफ्रॉन की। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले लीड्स इनटू द डिस्टल, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो आगे जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर जाके मिल जाता है। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहाँ पे स्थित होती है? फार मतलब दूर, डिस्टल का मतलब डिस्टेंस, दूर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये भी कोर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं। ड्रेन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी मिलके जो डीसीटी है वो कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाती हैं, और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं? विच आल्सो रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द मैनी अदर नेफ्रॉन इन द रीजन। जो कलेक्टिंग डक्ट है अपने रीजन के अंदर अलग अलग नेफ्रॉन की जो भी यूरिन वहां पे बनता है तो उनको उस इकट्ठा करती हैं। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स द कंटेंट ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स एंड पोर्स इनटू एज यूरिन इन पेल्विस ऑफ द किडनी। ये पेल्विस रीजन वो होता है जहाँ पे सारी कलेक्टिंग डक्ट आके मिलती हैं, और इसी पेल्विस रीजन के बाद जो यूरिटर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो रेनल ट्यूब्यूल्स में मेनली तीन भाग होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब हम डायग्राम से समझते हैं, जैसे नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं बाउमेन कैप्सूल है जो एक कप जैसी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ये ब्लड वेसल्स का एक ग्रुप है, टप्ट है, गुच्छा है, तो उसको ग्लोमुलर्स बोला जाता है। और ग्लोमुलर्स और बाउमेन कैप्सूल दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? मालफिजियन बॉडी। उसके बाद ये पीसीटी स्टार्ट हो जाता है जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, और उसके बाद ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है। और डिसेंडिंग लिम्ब हम देख सकते हैं शुरुआत में थिक है, फिर नैरो हो जाती है, जबकि असेंडिंग लिम्ब है ऊपर की तरफ थिक है। तो ऊपर वाला रीजन थिक रहता है, नीचे वाला रीजन थिन रहता है, नैरो रहता है हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो ये असेंडिंग लिम्ब है आगे जाके कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाती है, और बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो काफ़ी सारी नेफ्रॉन को कलेक्ट करती हैं। और ये जो अलग अलग एफरेंट और ईफरेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ईफरेंट एट्रियोल्स है, और उसके बाद ईफरेंट एट्रियोल्स है जो इससे बाहर निकलती हैं, और जो ब्लड यहाँ से बाहर निकलता है उसके बाद काफ़ी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पूरी नेफ्रॉन के सराउंडिंग में रहती हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको जो भी ये ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्ब करती हैं वापस ये ब्लड के अंदर आके जो स्टोर है या फिर आगे अलग अलग कंपोनेंट में भेजा जाता है। तो मेन काम यहाँ पे यूरिया को सिक्रीट करना होता है। बाय चांस यदि मेनली दूसरी बॉडीज हैं, ग्लूकोज वगैरह प्रोटीन वगैरह वो चले जाते हैं, तो उनको वापस इन ब्लड वेसल्स के जरिए शरीर के अंदर वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद किडनी फेलियर, ये क्या होता है? ए जर्नल टर्म फॉर डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ किडनी ड्यू टू डिजीज इज द किडनी फेलियर। किडनी की परफॉर्मेंस में कमी आ जाना, मतलब वो ठीक ढंग से यदि काम नहीं करती है तो उसको किडनी फेलियर नाम दे दिया जाता है। तो द किडनीज रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, वैसे तो किडनी पूरी जिंदगी भर एक्टिव रहती हैं, अपना काम नॉर्मल ढंग से करती हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी है वो कम होती रहती है, इनकी जो कार्यक्षमता है, इनका जो काम करने का जो एक प्रोसेस है वो कम होती रहती है जैसे जैसे एजिंग होती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, बुढ़ापा आता है। इट्स एक्टिविटी डिक्लाइन टू अबाउट 50% बाय द एज ऑफ 70 इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में 70 वर्ष की उम्र पे जाते जाते 50% जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है किडनीज की। जो कुछ अदर काजेज हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी वगैरह भी हो सकती हैं, या फिर ब्लड फ्लो है वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब रुक रुक के जो ब्लड है वो वहाँ पे पहुंचता है, तो उसकी वजह से ब्लड फिल्ट्रेशन में कमी आती है। दीज एबनॉर्मलिटीज रिजल्ट इन किडनी डैमेज एंड मेल फंक्शनिंग, इनकी वजह से, इन कमियों की वजह से, एबनॉर्मलिटीज का मतलब जो नॉर्मल ना हो, मतलब डिजीज की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, और मेल फंक्शनिंग का मतलब हो सकता है वो ठीक ढंग से काम ना करे।
मे रिजल्ट इन डेथ विद इन ए कपल ऑफ वीक इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। यदि ठीक ढंग से इलाज ना करवाया जाए तो कुछ ही हफ्तों में इंसान की डेथ हो सकती है, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिया, ये इकट्ठा होता रहेगा शरीर में और एक अमाउंट इसकी इतनी पहुंच जाए कि भाई ये डेथ के लिए कैपेबल हो जाता है, तो नॉर्मल डेथ भी क्रिएट कर सकता है। किडनी फेलियर इज ऑफन ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ पोटेशियम आयंस विच काजेज हार्ट फेलियर। किडनी फेलियर पोटेशियम आयन की वजह से भी होता है, जिसकी वजह से बिल्डअप पोटेशियम आयंस, तो पोटेशियम आयंस यदि ज़्यादा हो जाते हैं किडनी फेलियर के होने की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकते हैं। द फेलियर ऑफ बोथ किडनी इमीडिएटली नीड मेडिकल इंटरवेंशन। यदि दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो उस केस में जो मेडिकल नीड है, मेडिकल चेकअप है, उसकी ज़रूरत हो जाती है। तो एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसको हेमोडायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस मशीन यूज्ड इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड टू मेंटेन नॉर्मल लेवल्स ऑफ द वाटर एंड मिनरल आयंस इन द बॉडी फ्लूइड्स। डायलिसिस मशीन होती है एक जो कि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं जैसे यूरिया वगैरह है, किडनी फेलियर की वजह से जो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, तो उनको निकालने के लिए एक स्पेशल ये मशीन डिजाइन की जाती है। फंक्शंस ऑन द सेम प्रिंसिपल एज नॉर्मल किडनी एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड डायलिसिस। और इसका जो काम है ऐसा ही होता है जैसे किडनी करती हैं, और प्रोसीजर जो एक यूज करती है उसको डायलिसिस प्रोसीजर बोला जाता है। हेम ओवर्ड ब्लड से रिलेटेड है, डायलिसिस मतलब फिल्टर करना ये बोल सकते हैं। द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या किया जाता है, ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एक डायलिसिंग मशीन है उसके अंदर उसको भेजा जाता है। हेपरिन इज एडेड टू ब्लड टू प्रिवेंट क्लोटिंग। और उस मशीन में डालने से पहले ही प्रेन एक एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट होता है जो कि ब्लड के थक्के जमने से रोकता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो उसकी क्लोटिंग बनना शुरू हो जाती है, जो कि वो लिक्विड से सॉलिड बनना शुरू हो सकता है। द ब्लड सर्कुलेट स्लोली थ्रू द लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब्स। इस मशीन के अंदर काफ़ी ट्यूब्स लगी होती हैं सेलुलोज की बनी हुई, जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। कोल्ड होती हैं कि टैंक फिल्ड विद ए डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और एक टैंक भरा होता है उसके अंदर ये काफ़ी ट्यूब्स हैं, वो कोल्ड फॉर्म में पाई जाती हैं और जिसमें से जो भी यूरिया वगैरह है वो बाहर निकलता रहता है ऑस्मोसिस के जरिए। द सेलुलोज मेम्ब्रेन अलोज आयंस वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर विद डिजोल्ड यूरिया टू डिफ्यूज थ्रू इट। जो सेलुलोज मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं, जिसमें ये आयंस वगैरह हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, साथ में वाटर के अंदर जो यूरिया डिजोल्ड है वो इसमें से बाहर निकलता रहता है। द ब्लड corpuscles प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज एंड डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। और जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये इतनी बड़ी होती हैं, प्रोटीन्स भी इतने बड़े होते हैं कि वो इस मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर ही बने रहते हैं। फाइनली द क्लीनाइज्ड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट। और जो ब्लड इसमें से फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है, वापस पेशेंट बॉडी में डाल दिया जाता है। और उससे डालने से पहले एंटी हीपेरिन उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, ताकि जो हीपेरिन हमने एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट के रूप में डाला था वो उसको उसका इफेक्ट है वो खत्म किया जा सके। तो यहाँ पे हम एक डायलाइजिंग यूनिट है वो देख सकते हैं। जैसे ब्लड है एक पंप के जरिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है, हम देख सकते हैं रेड कलर मतलब आर्टरीज से ही ब्लड को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसको इस डायलाइजिंग मशीन है उसके अंदर भेजा जाता है। और यहाँ पे एक डायलाइजर जो फ्रेश डायलाइजर है वो यहाँ से एंटर किया जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड, और जो यूज्ड फ्लूइड है वो इसके अंदर भेजा जाता है। और उसके बाद जो भी ब्लड है वो फिल्टर होके वापस विंस के अंदर उसका जो कनेक्शन है वो कर दिया जाता है। और जो इसका हम रियल पिक है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं दो ट्यूब हैं, वो दो जो भी ट्यूब है वो लगाई गई हैं, जिसमें से एक से ब्लड है वो वापस वो निकाला जा रहा है। और ये डायलाइजिंग यूनिट है और इसके अंदर ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ये भी एक डायलाइजिंग यूनिट का ही जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम है वो बना सकते हैं। तो इसमें आर्टरीज वीन्स संट दोनों के बीच का जो एक ट्यूब होती है वो हम बोल सकते हैं। और यहाँ से एक पंप है जो कि ब्लड को निकालता है। उसके बाद डायलाइजिंग मशीन है, इसके अंदर यूज्ड डायलाइसिस है। और यहाँ पे प्रेशर वगैरह को मेंटेन करने के लिए एयर कंप्रेसर यूज किया जाता है, ताकि जो फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है वो इसके अंदर पंप किया जा सके। और जो ब्लड जैसे ही फिल्टर हो जाता है तो वो
एयर डिटेक्टर भी इसमें रखा जाता है ताकि एयर वगैरह बैलेंस बनाए रखना का भी काम जरूरी है, क्योंकि वापस जो ब्लड बॉडी के अंदर जाएगा वो नॉर्मल ब्लड की तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ दूसरे ट्रीटमेंट भी साथ साथ में किए जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन। Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from non-function of a organ. ऑर्गन डोनेशन, जो ऑर्गन को दान करना, अंग दान जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही जेनरस का मतलब एक नेक काम माना जाता है और इसको डेथ के बाद ही डोनेट किया जाता है, क्योंकि जब तक हम लाइव हैं तब तक तो उस डोनर ऑर्गन की हमको भी जरूरत है। लेकिन जैसे ही डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद डोनेट कौन करेगा, तो ये भी क्वेश्चन है। तो हमको पहले ही जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं और साथ में एक कॉन्टैक्ट ऐसा प्रोवाइड करना पड़ता है उनको, जो कि हमारी डेथ के बाद उनको इन्फॉर्म कर सके और डेथ के बाद जो हॉस्पिटल के जो भी वर्कर हैं, डॉक्टर की टीम है, वो हमारे ऑर्गन है वो यूज कर लेती है, ताकि वो दूसरे जो भी जिन लोगों को जरूरत है, नॉन फंक्शन है, जिनके ऑर्गन सही से काम नहीं करते हैं, तो उनको वो डोनेट किए जा सकते हैं। डन बाय कॉन्सेंट ऑफ डोनर एंड इज और हर फैमिली। कॉन्सेंट का मतलब ये सहमति से ही हम ये डोनेट कर सकते हैं इज फैमिली, या कोई एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होती है तो डॉक्टर फैमिली से कंसल्ट करते हैं कि भाई ये ऑर्गन वगैरह ये डोनेट आप यदि करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम ए ऑर्गन और टिश्यू डोनर। किसी भी एज का जो पर्सन है, किसी भी जेंडर का पर्सन, वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है या फिर टिश्यू डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, किसी भी पर्सन को यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूरी जिंदगी उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो रेसिपिएंट जिसको ये ऑर्गन डोनेट किया जाएगा, उसका खुद का ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है या फिर फेल हो जाता है किसी भी बीमारी की वजह से या फिर किसी इंजरी वगैरह की वजह से, कोई भी मतलब घायल अवस्था में टिश्यू डैमेज की वजह से। ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड। इसमें क्या किया जाता है, किसी पर्सन से ऑर्गन है वो चीर फाड़ करके वो निकाला जाता है और ट्रांसप्लांटेड अनदर पर्सन, और दूसरे पर्सन में जो रेसिपिएंट होता है उसके अंदर वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया। जो मेन ऑर्गन यूज किए जाते हैं उसमें कॉर्निया, आंख के ऊपर जो एक लेंस होता है बाहर की तरफ, आई लेंस तो अलग होता है, जो आंख के ऊपर एक परत होती है वो कॉर्निया यूज की जाती है। किडनी है, हार्ट है, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये सारे ऑर्गन है वो डोनेट किए जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन से 9 अलग अलग लोगों की लाइफ है वो इम्प्रूव की जा सकती है, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन डॉक्टर डिक्लेयर्स ए पर्सन ब्रेन डेड। ऑर्गन या टिश्यू डोनेशन कब की जाती है, जब डोनर की डेथ हो जाती है या फिर डॉक्टर उसको ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं। ब्रेन डेड में जो एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन जो बाहर से जितनी भी स्टिमुलस हैं वो जीरो हो जाती हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है बॉडी, जिसकी वजह से ब्रेन डेड उसको बोल दिया जाता है। इस अवस्था में उस पर्सन के भी जो ऑर्गन है वो डोनेट किए जा सकते हैं। बट सम ऑर्गन such as kidney, part of liver, lung, etc. and the tissue can be donated while the donor is alive। लेकिन जो किडनी है, जैसे 2 किडनी होती हैं, किडनी डोनेट की जा सकती है। लीवर का पार्ट है वो भी डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि लीवर रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। जो नॉर्मल लीवर यदि थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाता है तो उसके बाद कंप्लीट लीवर की स्ट्रक्चर है वो बन जाती है ऑटोमेटिकली। लंग्स हैं वो भी डोनेट किए जा सकते हैं, अलाइव स्टेट में भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा इस पार्ट का भी और इस चैप्टर का भी। गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। जो भी गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स के अंदर बनते हैं तो वो स्टोमेटा और लेंटिकल्स के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। लेंटिकल्स भी स्टोमेटा जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम्स के ऊपर पाई जाती है। एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट टाइम। जो CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट का काम प्लांट में केवल नाइट के टाइम पे ही करते हैं, जबकि दिन के टाइम पे वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जबकि दिन के टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट का काम करती है। तो ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन काफी पूछ ले जाते हैं
कि भाई ये बात सही है नहीं। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि भाई ऑक्सीजन है वो तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट का काम करती है, लेकिन दिन के टाइम पे प्लांट्स के लिए ये एक्सक्रीटरी वेस्ट ही होता है एक प्रकार का। वाटर वेपर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स ऑल टाइम्स, पौधे के द्वारा तो जो वाटर वेपर्स हैं वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से डे और जो नाइट है दोनों टाइम पे वो किए जाते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट होते हैं जो प्लांट्स के, उनसे कैसे छुटकारा पाता है प्लांट? बाय साइडिंग ऑफ लीव्स, पत्ते गिरा के, पीलिंग ऑफ बार्क, जो छाल है वो हटा के, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह है वो गिराता है जब प्लांट्स, तो उनमें भी ये सॉलिड या लिक्विड वेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंस वो इनमें गिराने से पहले इनमें ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन फ्रूट्स इन फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज कॉल्ड रैपिड्स, जो रैपिड्स होते हैं रेसे जो कि फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो भी एक एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है प्लांट्स का, जो कि फ्रूट्स में पहले से ही भेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रूट कॉल्ड यम, जमीकंद, हैज नीडल शेप्ड रैपिड्स ऑन इट्स सरफेस, जो सरफेस के ऊपर इसके जो सुई जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, वो एक वेस्ट मटेरियल ही होता है प्लांट्स का। गम्स एंड रेजिन्स, जो गोंद होता है और जो रेजिन्स होती हैं वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट ही होता है प्लांट्स का। दियर वेस्ट इन फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन फ्रॉम दियर स्टेम्स एंड ब्रांचेज, स्टेम्स और ब्रांच से जो गोंद निकलता रहता है पौधों में वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट ही होता है। द प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम, और आसपास की जो मिट्टी होती है पौधा वहां पे भी अपने कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, उनको वो टाइम टू टाइम रिमूव करता रहता है।